दोस्तों नमस्कार। बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुपद के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बहुपद को बिना गुणनखंड के शून्यक कैसे निकालें। दोस्तों आप जानते होंगे कि शून्यक दो प्रकार से निकाला जाता है, एक गुणनखंड करके और दूसरा सूत्र विधि से। तो आज जो बताने वाले हैं वह सूत्र विधि से बताने वाले हैं कि गुणनखंड का शून्यक सूत्र विधि से कैसे निकाला जाए। बिहार बोर्ड के 10th क्लास में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आज इसको सीखते हैं कि गुणनखंड के बिना शून्यक कैसे निकाला जाता है। यदि ये जानना चाहते हैं कि गुणनखंड करके कैसे शून्यक निकाला जाता है तो उसके संदर्भ में भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि गुणनखंड विधि से शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी चर्चा करने वाले हैं कि गुणनखंड के बिना शून्यक कैसे निकालें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि बहुपद जो होता है उसका एक मानक रूप होता है, यानी कि किसी न किसी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c के रूप में एक बहुपद होता है। एक आदर्श रूप होता है बहुपद का, इसी रूप में बहुपद होता है। अब इसमें क्या क्या भाग है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर a जो है एक अचर संख्या है, b जो है एक अचर संख्या है और c जो है एक अचर संख्या है। ठीक है, बाकी यहाँ पर x² चर संख्या के रूप में रहेगा और x चर संख्या के रूप में रहेगा। अभी हालांकि ही तो आपको दिख रहा होगा कि ए भी अचर है, लेकिन ए आदर्श रूप है, यानी कि जब आपको बहुपद ओरिजिनल रूप में दिखेगा तो वहाँ पर ए के जगह पर कोई ना कोई अचर होगा और बी के जगह पर कोई ना कोई अचर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर 2 है जो ए का स्थान लेगा, यानी एक जगह पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी संख्याएँ हो सकती है, यानी इस जगह को हम एक जगह के रूप में मानेंगे। और यहाँ पर चिन्ह में या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, और यहाँ पर बी के रूप में मानेंगे और यहाँ वाली अचर संख्याओं को हम सी के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आदर्श रूप एक बहुपद का क्या होता है और किस रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिएगा, आपको पता ही होगा कि जब किसी बहुपद का घात 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो मान लेते हैं कि एक शून्यक को हम अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरी शून्यक को हम बीटा से सूचित करते हैं। तो दोनों शून्यकों का योगफल अगर लिखना हो तो उसको हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों का योगफल। तो सूत्र क्या होता है -b/a, मतलब ये हुआ कि v क्या हुआ कि मध्यपद, ठीक ना, मध्यपद का अचर संख्या और एक क्या हुआ प्रथम पद का अचर संख्या। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि दोनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो उस कंडीशन में आप ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि यदि बहुपदों का शून्यक 2 है और उसका गुणनफल क्या होगा, तब आप सूत्र लगाइएगा c/a। c क्या है, यानी किसी बहुपद का अंतिम पद बटे किसी बहुपद का प्रथम पद का अचर संख्या। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा बात। अब इसको हल करके देख लेते हैं कि इसका हल किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे देखिए, एक हमने बहुपद ले लिया है, ठीक है, बहुपद यहाँ पर है 3x² प्लस 11x प्लस 8। ठीक है, इसको दूसरे तरीके में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ेंगे ax², यानी a की जगह पर कितना है 3 प्लस माइनस की जगह पर सिर्फ प्लस यहाँ पर है, bx की जगह पर क्या लिखा हुआ है b बराबर 11 प्लस c की जगह पर क्या लिखा हुआ है 8, जैसा कि देख रहे हैं। मिला लीजिए, इसमें से a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पर प्लस या माइनस को एक ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर b की जगह पर क्या दिया हुआ है 11 और c की जगह पर 8। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस बहुपद का 2 शून्यक होगा, आपको पता है कि घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अब देखिए तो शून्यकों का योगफल क्या होगा। 2 शून्यक तो होगा, लेकिन कौन कौन शून्यक होगा
और उन शून्यकों का योग करेंगे तो शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सूत्र विधि से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र लगाएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या होगा, माइनस वी बटा ए। माइनस को इस प्रकार से रख लेते हैं और v के जगह पर देखते हैं दोस्तों, v के जगह पर क्या है, प्लस 11। तो v के जगह पर रख लेंगे प्लस 11 बटा क्या सूत्र में होता है ए के जगह पर क्या है, e के स्थान पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं। अब कोष्ठ को हटाने के लिए दो चिन्ह जो है उसमें गुना कर लेते हैं, यानी माइनस और प्लस में गुना कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 11/3। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। ठीक है, ये बहुपद के शून्यकों का योगफल हो गया -11/3। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यदि शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो क्या करेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि एक शून्यक मान लेते हैं अल्फ़ा है और दूसरे शून्यक मान लेते हैं बीटा है, तो दोनों को गुणनफल निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे c/a। c क्या है कि किसी भी बहुपद का अंतिम पद का अचर संख्या, किसी भी बहुपद का अंतिम पद का, ये हो गया अंतिम पद अचर संख्या, और ए क्या है, किसी भी बहुपद का प्रथम पद का चर संख्या। समझ जाऊँगा। तो यहाँ पर सूत्र के अनुसार लगा लेंगे c/a। सी में हमारा क्या है, सी बराबर हो गया 8 और ए बराबर है 3। तो शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हुआ 8/3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आशा करते हैं बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। चलिए दोस्तों, एक और उदाहरण से समझते हैं इसको बेहतर ढंग से कि इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, एक और बहुपद है, बहुपद है x² माइनस 4x माइनस 21। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें भी शून्यक जो होगा उसका योगफल और गुणनफल बताना है। तो जैसे कि घात से ही पता चल रहा है कि इसका घात कितना है, 2 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो एक शून्यक को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे शून्यक को मान लेते हैं बीटा। ठीक है। तो दोनों शून्यकों का योगफल निकालने का अर्थ ये हुआ कि अल्फ़ा और प्लस बीटा का योग पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र हमने बताया था, -b/a, -b/a। चलिए आगे देखिएगा, माइनस को बाहर रख लेते हैं, इस माइनस को यहाँ पर हम रख लेते हैं। ठीक है, कोष्ठ में देते हैं। अब अंदर में केवल b को लिखेंगे, तो b हमारा क्या है, चिन्ह सहित अचर संख्या को जब भी लिखेंगे तो चिन्ह सहित लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, -4 हो गया हमारा b बराबर, बट्टे a बराबर क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा a बराबर एक अचर संख्या है, क्या है, 1 छिपा हुआ है। ठीक ना, a बराबर हो गया 1। ठीक है, सूत्र के अनुसार सजा लिए, माइनस जगह पर माइनस रख लिए, b की जगह पर b रख लिए, a की जगह पर a रख लिए। अब इस चिन्ह को गुणा कर लेते हैं, यानी कोष्ठ हटा लेते हैं। तो कोष्ठ हटाने के लिए क्या करेंगे कि बाहर वाले चिन्ह और अंदर वाले चिन्ह को गुणा कर लेंगे। तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, संख्या हो गया बट्टे 1, यानी 4/1 को हम 4 भी लिख सकते हैं। किसी संख्या में 1 से अगर भागा है तो डायरेक्टली वो संख्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त क्या हुआ, दोनों शून्यकों का योगफल क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब देखिएगा, वही अगर पूछा जाए कि दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र से बताया गया था कि c/a होता है, और c के जगह पर प्रश्नानुसार क्या है, -21 लिख दिए c बराबर, और a के जगह पर क्या है दोस्तों, प्रश्नानुसार 1, तो यहाँ पर 1 कर दिए। ठीक है। तो किसी भी संख्या में 1 से भागा तो उसको डायरेक्टली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -21 क्या प्राप्त हुआ, शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हुआ। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शून्यकों का गुणनफल कैसे प्राप्त किया जाता है और शून्यकों का योगफल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर समझ में अच्छी तरह से आ गया है तो एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है,
प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। इस प्रश्न को बना करके आप कमेंट कीजिए कि इसका शून्यकों का योगफल क्या प्राप्त हुआ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या प्राप्त हुआ और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या प्राप्त हुआ। अल्फ़ा प्लस बीटा जो आंसर आएगा उसको कमेंट कीजिएगा और जो अल्फ़ा इंटू बीटा प्राप्त हुआ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ सके कि बनाने पूरी तरह से समझ में आया है या नहीं आया है, पता चल जाएगा। इसके संदर्भ में और भी कुछ जानकारी देना हो या और कुछ पूछना हो या कुछ सजेशन देना हो कि वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।